अब इसी प्रस्तावना में एक पोर्शन और है जो प्रीलिम्स की दृष्टि से भी है और हो सकता है इस पोर्शन को किसी के साथ जोड़कर मेंस में भी हमें प्रश्न रखा जा सकता है। वो ये कि क्या प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया जाए या नहीं। तो कोई भी चीज है या नहीं, इसके लिए हमें किसका सहारा लेना होगा? न्यायालय का। तो न्यायपालिका के द्वारा प्रस्तावना को लेकर समय समय पर क्या डिसीजन दिए गए हैं। तो अगला इसी पर डाल लीजिए, प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण अब पहले इस कंसेप्ट को समझिए। यहां पर दो तरीके के सवाल हैं। अगर पहले प्रीलिम्स की बात करें तो एक तो कब माना गया और कब नहीं माना गया। लेकिन होता ये कि जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो देखते हैं इतने सारे शब्द हैं और जब भी उस शब्द को लेकर कभी भी कंट्रोवर्सी होगी तो न्यायालय बाकी मामले में तो डिसीजन देगा ही देगा। शब्द अगर प्रस्तावना से जुड़ गया है तो वापस कहीं के डिसीजन भी किससे जुड़ जाएगा? प्रस्तावना से। एक अगर इस तरीके का प्रश्न हो कि निम्न में से किस मामले में न्यायपालिका ने प्रस्तावना पर विचार नहीं किया, तब तो हमें पहले से लेकर अब तक के सारे केसेस पता होने चाहिए जो कि किससे संबंधित है? प्रस्तावना से। लेकिन इसमें दो केस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो पहले हम उन दोनों केसों की बात करते हैं, क्या डिसीजन दिया गया, फिर ओवरऑल देखते हैं कि हमें क्या क्या बातें और ज्ञात होनी चाहिए। हुआ ये कि सर्वप्रथम 1960 में बेरूबारी मामले में यह प्रश्न उठा कि क्या प्रस्तावना को संविधान के अंग के रूप में स्वीकार किया जाए या नहीं। कौन सा मामला? बेरूबारी। बेरूबारी बेसिकली पश्चिम बंगाल में एक भूक्षेत्र का नाम था। आप आईआर में पढ़ोगे कि भारत सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ तो बेरूबारी को बड़े भाई की हैसियत से किसे दे दिया? पाकिस्तान को। किसे कौन रखे? पाकिस्तान ही रखे। अब जैसे ही पाकिस्तान को दिया गया, बेरूबारी की जनता ने इसका विरोध किया। जनता ने कहा कि भारत सरकार होती कौन है भाई जो बिना हमसे पूछे हमारे क्षेत्र को उठाकर किसे दे दे? किसी दूसरे देश को। तुरंत मामला कहां गया? कोर्ट में। कोर्ट ने जैसे पूछा कि क्या मामला है, तो वकील साहब ने बताया कि इनके क्षेत्र को बिना इनसे पूछे भारत सरकार ने किसे दे दिया? पाकिस्तान को। तो जज ने पूछा भाई क्यों पूछे इनसे? इनसे मतलब जनता से क्यों पूछे? तो था जनता में कोई खलीफा? उसने कहा इसलिए पूछे क्योंकि अंतिम शक्ति किस में नहीं थे? जनता में नहीं थे। जज साहब ने कहा वेरी गुड। कहां से पता लगा? तो कहां से पता लगता भाई? कहां से पता लगता? प्रस्तावना से। तब न्यायालय ने कहा कि यद्यपि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, लेकिन प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। एकमात्र केस जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार किया गया वो केस कौन सा था? बेरूबारी। लेकिन 1973 का केस कौन सा? केशवानंद भारती वाद। इसके अंतर्गत न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को परिवर्तित कर दिया। पूर्व में क्या निर्णय दिया था? कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यहां पर न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? अंग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, किंतु अन्य भागों से पृथक होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसका मतलब जैसे बाकी भाग हैं वैसे ही कौन काम करेगा? प्रस्तावना करेगी। कौन से केस में? केशवानंद। दो सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले, किस केस में मना किया गया? बेरूबारी। किस केस में स्वीकार किया गया? तो केशवानंद। अब मान लीजिए प्रस्तावना पर और अच्छा सवाल है, तो केशवानंद भारतीवाद में जो जजमेंट दिया गया वो कुछ और जजमेंट हमें ज्ञात होने चाहिए। क्या? तो इसी जजमेंट में कहा गया कि अगर प्रस्तावना में संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संविधान में कहीं भी परिवर्तन करना है तो कौन करती है? संसद। इसका मतलब हुआ कि अगर प्रस्तावना में भी संशोधन करना है तो संसद को उसी प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा जिसका जिक्र कौन सा आर्टिकल में किया गया? 368 में। लेकिन न्यायालय ने यहीं पर कहा कि यह प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों का स्रोत नहीं है और ना ही विधायिका पर कोई प्रतिबंध लगाती है। मान लीजिए हमसे कहा जाए कि विधायिका संसद प्रस्तावना से शक्ति ग्रहण करती है, नहीं, विधायिका संविधान से शक्ति ग्रहण करती है, ना कि किससे? प्रस्तावना से। न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन ये विधायिका की शक्तियों का स्रोत नहीं है, ना ही विधायिका पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध आरोपित करती है।
यहीं पर जो कल हमने एक आक्षेप लगाया था, न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगी, अर्थात प्रस्तावना में रखे गए प्रावधानों को न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकेगा। ये सारे जजमेंट किससे संबंधित है? केशवानंद। नहीं सारी बातें याद है, मना किया बेरुबारी में, स्वीकार किसमें किया? केशवानंद में। अब ये दो बात तो सबसे महत्वपूर्ण हो गए, लेकिन मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि केवल एक ही बात में कोई भी आज मामला है और उसमें प्रस्तावना से जुड़ी कोई बात आ जाए तो न्यायपालिका उस मामले पर तो डिसीजन देगा ही देगा, साथ के साथ फिर मामला किससे जुड़ जाएगा? प्रस्तावना से। जब इस रूप में हम देखते हैं तो और भी कुछ केसेज हैं जिस पर प्रस्तावना को लेकर प्रतिक्रिया दी गई। क्या दी गई? तो जैसे फॉर एग्जांपल 1967 के गोलकनाथ वाद में न्यायाधीश थे हिदायतुल्लाह, उनके द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग मानते हुए संविधान की किसकी संज्ञा दी गई थी? मूल आत्मा की। जब 1994 में एक केस आया एसआर बोमई वाद, इस एसआर बोमई वाद में भी न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का क्या माना? अंग। क्यों? तो याद कीजिए, जब हमने पंथ निरपेक्षता की बात की थी तो इस केस का नाम लिया था पंथ निरपेक्षता को किसमें शामिल किया? मूल ढांचे में। और पंथ निरपेक्षता कहां पर उल्लेख की थे? प्रस्तावना। तो जाहिर सी बात है, फिर से एक बार मामला कौन विचार करेगा? न्यायालय। न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का क्या है? अंग है। 1995 का LIC वर्सेज भारत संघवाद, इसमें भी मामला विचार किया गया, फिर से न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? अंग। 1997 का केस L चंद्र कुमार वाद, इसमें भी न्यायालय के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? अंग है। सार यह है कि वर्तमान में प्रस्तावना की क्या स्थिति है? संविधान का अंग या भाग है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।